नमस्कार दोस्तों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल में खेला होबे या खेला ना होबे, खेला होबे लेकिन कौन करबे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का एक जवाब कल अर्थात रविवार के दिन बंगाल में लगभग दिन के 2 बजे के बाद मिल गया। वैसे इस पर तमाम विश्लेषण किया जा चुका है कि मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में जो भीड़ का संबोधन था और उसमें जिस तरह से मोदी के हाँ में हाँ उस भीड़ ने मिलाया है, हालांकि उसको कुछ लोग मैनेज्ड, प्रायोजित और भाजपा के कैडर की कोशिशों का अंजाम बता रहे हैं उस भीड़ को, लेकिन इतना तय मानिए कि जिस बात को कम से कम मैं एक राजनीति को जितना जानता समझता हूँ, एक विश्लेषक के तौर पर कह सकता हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी लगभग नामुमकिन है। हाँ, सीटों का जो अंतर होगा, हार जीत का जो अंतर होगा, वो कितना होगा ये अभी देखना तय है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि ममता दीदी एक जन नेता हैं और जन नेता थी, हैं और रहेंगी भी। लेकिन वर्तमान समय में जिस परिस्थिति में वो चुनाव का सामना कर रही हैं, उसमें उन्होंने अपना आपा खो दिया है। और जिस तरीके से एक निगेटिव कैंपेन और निगेटिव कैंपेन के ट्रैप में वो फंस गई हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अहंकार प्रभावी हुआ है। और कल के प्रधानमंत्री के रैली के संबोधन में ये बातें साफ भी हो गई। उन्होंने जो खेला होबे का एक बहुत बड़ा नारा तृणमूल की तरफ से चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने बड़ी टिप्पणी की कि हाँ, खेला किस तरह का होगा। और उस खेला होबे से उन्होंने सीधे सीधे करप्शन का तार जोड़ा और उस पर जनता ने पूरी तरह से हामी भरी, जो भीड़ वहां इकट्ठा थी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो हमारे विरोधी कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों का भला करता हूं, तो इस देश का गरीब, आम किसान और सब जो भी मजलूम हैं, वो सब प्रधानमंत्री के हिसाब से वो उनके दोस्त हैं और उसके लिए वो करते रहेंगे। इन सारी बातों के बाद भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री ने एक तरह से बंगाल चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन यकीन मानिए, ये एजेंडा जो सेट किया गया है, ये बीजेपी संघ परिवार या आप कैडर की तरफ से जो पिछले 1 साल से जो सघन प्रयास चल रहा था, उसकी एक झलक जो है वो प्रधानमंत्री के पहले एक तरह से चुनावी रैली में संबोधन के दौरान दिखी है, और वो भी कोलकाता। उसका एक सिंबॉलिक महत्व था। हालांकि आप देखें कि ममता बनर्जी 10 साल से शासन में है, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोलकाता में उनको सीधी चुनौती दे रहे थे, तो वही वो पश्चिम बंगाल के एक दूसरे क्षेत्र में जाकर के, कोलकाता से जो काफी दूर, वहां जाकर के वो एक निगेटिव कैंपेनिंग, मतलब होना यह चाहिए कि आपके 10 साल के शासन के बारे में अपनी खासियत बताते हुए विरोधियों के प्रयास पर हमला, लेकिन महंगाई का मुद्दा उठा करके, जो कम से कम मोदी सरकार को अभी घेरने के लिए ये मुद्दे से ज्यादा तो किसान के मुद्दे पर भी घेर सकती थी, लेकिन उन्होंने तात्कालिक एक मुद्दा उठाया। ये देखिए, जिस तरह से मुद्दे चुने जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उनकी कैडर की पकड़, कैडर वही इनपुट देगा जो जनता की फीलिंग है। और जनता किस बात से तारुफ रखती है, शायद ममता बनर्जी के टीएमसी कैडर ने ये हाईकमान तक, अर्थात ममता बनर्जी तक नहीं भेजा। और भीड़ तो खैर इकट्ठा थी, उनके मार्च में भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री के रैली के आगे ममता का केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई बढ़ने के लिए जो आह्वान था, वो बहुत फीका पड़ा। और खेला तो हो चुका है। आज भी आप देखें तो 6 भारतीय टीएमसी के विधायक जिनको टिकट नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं।
एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस तरह से सत्ता का मजा लूट करके और अंतिम समय में इस तरह से जो भगदड़ मची है, उनके आने से भाजपा की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, मैं नहीं मानता। और आप इतिहास भी देखें तो इसका कोई बहुत बड़ा फायदा कम से कम कैडर बेस्ड पार्टी को नहीं होता। तो टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी से लेकर के बड़े नेता और काफी विधायक या और कार्यकर्ता अगर इकट्ठा हो रहे हैं भाजपा में, तो उसको मैं एक तात्कालिक फायदे के तौर पर, वो भी उसका प्रतिशत बहुत कम है। हाँ, वो एक तरह से आग में घी का काम करता है। तो जो आग बनती है वो कैडर के प्रयासों से है। और उसका प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि जिस तरह से सत्ता के खिलाफ और भाजपा के मजबूती के लिए जितने कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसका पूरा देश का भाजपा कैडर जो है वो तहे दिल से आभार मानती है और मानती रहेगी। तो इन तमाम बातों के आधार पर आप इतना तय मानिए कि पश्चिम बंगाल की हवा किस कदर ममता के खिलाफ लगातार बदलती जा रही है और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें तो उसी दिन बढ़ गई थी जब वो जय श्री राम के नारे का खुलेआम विरोध कर दिया था। वो भी उपस्थिति प्रधानमंत्री की थी और वो भी कोलकाता में ही हुआ था। तो इन सारी बातों के हिसाब से अगर आप देखें तो एक जन नेता अहंकार के वशीभूत होकर के या भाई भतीजावाद, जिस तरह से उनके भतीजे पर प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे टिप्पणी की और अब पूरा विपक्ष टिप्पणी कर रहा है, उससे इतना तो तय है कि ममता बनर्जी की ये इस बार की राह मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो कांग्रेस पूरे देश में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके तथाकथित किसान आंदोलन को हवा दे करके इतना ज्यादा अराजकता को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में महत्व दे करके आगे बढ़ी, आखिर में अब उसके नेता और खास करके प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब बंगाल को अपना बेस क्यों नहीं बना रहे? वो बंगाल क्यों नहीं जा रहे? ये ठीक है, ये बात और है कि ममता बनर्जी ने उनको भाव ही नहीं दिया और शायद बिहार और उत्तर प्रदेश या इन कुछ राज्यों का जो अनुभव रहा उसका ममता दीदी ने बहुत अच्छी तरीके से गहनता से सघनता से उसकी जांच परख की और कम से कम राहुल को अपना एलआई बनाने से उन्होंने परहेज किया। हो सकता है कि इसका एक बेहतर परिणाम उनको मिले। जितनी अपेक्षाएं हैं इस एंटी वेव में, एंटी ममता वेव में, उसमें अगर राहुल गांधी की एंट्री हो जाती है और वो उनके अनाप शनाप तौर तरीके से उनके संभाषण हो जाते तो आप यकीन मानिए टीएमसी की स्थिति और खराब होती। लेकिन राहुल गांधी इस बार एलआई हैं तो वो वामपंथियों के हैं जिनका 3 दशक से ज़्यादा बंगाल पर अधिकार रहा है और वामपंथियों का एलआई एसएफआई एक ऐसी पार्टी जिसको पूरी तरह से घोर सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन अगर उसको आप देखें तो सेक्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने आप को उस पार्टी का फुल फॉर्म है, वो सेक्युलर पार्टी मानती है और उसके नेता जो हैं वो फुरफुरा शरीफ जो वहाँ का मौलाना है और मैं तो उसको कोई सम्मान दे ही नहीं सकता, जो बिल्कुल एंटी हिंदू और एंटी वो फीलिंग जो मास फीलिंग होती है उसके खिलाफ वो बोलता है। तो वास्तव में वो एक देश विरोधी बयानों को दे करके और सेकुलरिज्म के आड़ में उसके छांव में जो कुछ भी खेल कर रहा है वो भी राहुल गांधी के साथ है। तो इस एलआई की स्थिति क्या होगी इसकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये पता है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो ये बताना पड़ेगा कि अब वो बंगाल में क्यों नहीं जा रहे हैं, वहां क्यों कैंप नहीं कर रहे हैं। बंगाल को तो गढ़ बना लेना चाहिए और चूंकि किसान आंदोलन में उनके हिसाब से इतनी शहादतें हो चुकी हैं, पूरा देश का किसान परेशान है, ग्रामीण अंचलों में आग लग गई है, ये राहुल गांधी के ही बयानों की बात है, तो उसकी पहली परख बंगाल में करें। लेकिन वो ज्यादातर कैंप कर रहे हैं तो तमिलनाडु में जहां कोई घास नहीं डाल रहा, डीएमके के साथ होंगे, लेकिन डीएमके पार्टी 25-28 सीट से ज्यादा उनको कतई नहीं देने वाली। तो वहां पर चूंकि ये फेस सेविंग का तरीका है,
प्रियंका गांधी आसाम में तो फोटोशूट करा ली जाकर के चाय बागान में, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो पंचायत कर रही हैं, जबकि 5 राज्यों में चुनाव है। इस समय जाना चाहिए भाई, 2 फेस हैं। वैसे भी 23 नेता उनके नाराज चल ही रहे हैं, उनको कोई कमान दी नहीं जा रही है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इतना भरोसा है तो बंगाल में वो भी खेला होबे मुहिम में शामिल हो कम से कम। और इसमें तो कम से कम टीएमसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनको सहयोग ही देगी। ये और बात है कि वो अगर उनके नेता या उम्मीदवार आमने सामने होंगे तो वो चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन कम से कम भाजपा का जहां तक मुद्दा है तो उसको हराने के लिए तो इतनी तो उनके अंदर सन्निकटता होगी। तो कोलकाता में कैंप करना चाहिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में किसी एक को, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको पता है। और ये स्थिति ये साफ करती है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और इस लड़ाई में ममता बनर्जी जिस अंदाज में चुनाव कैंपेन कर रही हैं, होना ये चाहिए। आज देखिए कितना भी मैं उनकी आलोचना करूं, लेकिन ये मैं मानूंगा कि वो जन नेता थी, क्योंकि जो मार्क्सिस्ट शासन को, वो भी ज्योतिदा के बाद जिस तरह से बुद्धदेव आए और उस तरह के उनके शासन को उखाड़ फेंकना, पूरे कैडर को लगभग नेस्तो नाबूद कर देना, एक जन नेता की मेहनत का ही परिणाम हो सकता है। उसे नकार करके वास्तव में हम बहुत कुछ अवॉइड करते हैं कहने से, हम ऐसा कर ही नहीं सकते अगर हम विश्लेषण को सही परिप्रेक्ष्य में देख समझ रहे हैं और आपके सामने कह रहे हैं। लेकिन एक जननेता का इस तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि अहंकार में आ जाना और एक ज्यादा जिसको कहते हैं आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाल लेना, एक ऐसी फीलिंग कर लेना कि उनके अलावा दूसरा सोच भी नहीं सकता, और इसमें उनसे लगातार गलतियां होती जा रही, जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी का कोई एक नेता या 2 नेता या किसी बड़े नेताओं पर वो नहीं निर्भर करती, कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें पूरी तरह से संघ परिवार जो है वो बहुत रणनीतिक तरीके से जनता से जुड़ करके एक आंदोलन को क्रिएट करता है, राजनीतिक आंदोलन को, और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और अब तो मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री के कोलकाता संबोधन में ब्रिगेड ग्राउंड से जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के भी कई बयान आए। तो इस तरह का से एक कारवां सा बन गया, और वो वेव जो वास्तव में ममता दीदी की कुर्सी को तो फिलहाल हिला दिया है, लेकिन तय मानिए कि मई के पहले सप्ताह में जो कुछ भी कोलकाता में आप देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोलकाता सहित पूरे बंगाल का जो रंग है वो पूरी तरह से भगवा होने जा रहा है। और 2 मई के दिन से आगे तक अब वहां जय श्री राम के नारे लगाने पर किसी को डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जनता का जो मूड है वो कुछ इस तरह दिखने लगा है। और ये पहले से ही दिख रहा था, अब वो ज्यादा स्पष्ट और खुले तौर पर सामने आ रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और हमें फेसबुक पर भी हार्ट टॉक इंडिया को आप फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी राय भेज सकते हैं। और बंगाल के साथ हम आपको अन्य राज्यों के बारे में भी विश्लेषण देंगे, लेकिन इतना तय मानिए कि आपके जो विचार होते हैं और आपकी जो आलोचना होती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखने की ज़रूरत होनी चाहिए और होती भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।